तो हम यहाँ पे बात करेंगे IUPAC नेमिंग के बारे में, राइट। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप हेडिंग डालो, हम यहाँ पे IUPAC नेमिंग के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे IUPAC नेमिंग के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये IUPAC नेमिंग पढ़ने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, राइट। हम ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं? तो IUPAC नेमिंग टॉपिक को हम पढ़ते हैं ताकि हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे पाए। IUPAC नेमिंग हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ताकि हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे पाए। और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि IUPAC ने डिफाइन किए हैं। तो हम सब लोगों को उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है अगर हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करना हो। क्या समझ आया हमारे पास कि IUPAC ने हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए, हमें उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हुए। और उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने के बाद हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेमिंग होता है उसी को हम IUPAC नेमिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग आएगा IUPAC नेमिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग के बारे में। अगर मैं आपके सामने कोई भी IUPAC नेम का ब्रेक डाउन करूं तो उसमें आपके पास 5 चीजें होती है। पहला आपके पास होता है प्रीफिक्स, जो कि 2 टाइप का होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पे वर्ड रूट होता है। उसके बाद आपके पास सफिक्स होता है जो कि अगेन 2 टाइप का होता है, एक आपके पास होता है 1 डिग्री सफिक्स, एक आपके पास होता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी IUPAC नेम की बात करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे IUPAC नेम को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ तो IUPAC नेम को ब्रेक डाउन करके हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा प्रीफिक्स, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, वर्ड रूट, थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, सफिक्स। अगर मैं आपको और डिटेल्ड वे में बताऊं तो हमारे पास प्रीफिक्स भी 2 टाइप का होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन यहाँ पे हमारे पास वर्ड रूट आ जाता है। सफिक्स हमारे पास अगेन 2 टाइप का होता है। पहला यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो हमें क्या समझ आया, एक बार वापस सब कुछ समझ लेते हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं IUPAC नेमिंग के बारे में। IUPAC नेमिंग टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का IUPAC नेम दे पाए। IUPAC ने हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए जिसको फॉलो करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं। और उन सेट ऑफ रूल्स को जब हम फॉलो करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं उस नाम को हम IUPAC नेम कहते हैं। अगर मैं इन जनरल कोई भी IUPAC नेम को ब्रेक डाउन करूं, उसे आप 3 पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि उस नाम का एक पार्ट आपके पास प्रीफिक्स होगा, उस नाम का दूसरा पार्ट आपके पास वर्ड रूट होगा, उस नाम का तीसरा पार्ट आपके पास सफिक्स होगा। ठीक है, अगर मैं प्रीफिक्स की बात करता हूं तो प्रीफिक्स आपके पास 2 डिग्री प्रीफिक्स भी हो सकता है और 1 डिग्री प्रीफिक्स भी हो सकता है, राइट। एंड अगर मैं सफिक्स की बात करता हूँ, ये भी आपके पास 2 डिग्री सफिक्स भी हो सकता है। सिमिलरली ये आपके पास 1 डिग्री सफिक्स भी हो सकता है। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हमने एक बहुत ही ब्रीफ वे में समझा कि अगर हमारे पास कोई भी IUPAC नेम लिखा है उसमें हमारे पास 5 चीजें होती है। सबसे पहला हमारे पास होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन हमारे पास आता है वर्ड रूट, देन हमारे पास आता है 1 डिग्री सफिक्स, देन हमारे पास आता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये बात हमें समझ आ रही है। तो
ये हमें समझ आ रहा है, ठीक है। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। तो हमारे पास जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है ये हमें क्या बताता है? मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, ठीक है। अच्छा, आप सब ने अपने जूनियर क्लासेस में IUPAC नेमिंग पढ़ा होगा, राइट? जो हमारे पास 11th वाले बच्चे होंगे या 12th वाले बच्चे होंगे उन्होंने IUPAC नेमिंग पढ़ा होगा क्लास 10 में, ड्रॉपर्स ने IUPAC नेमिंग पढ़ा होगा क्लास 12 में, राइट? तो सब ने अपने जूनियर क्लासेस में IUPAC नेमिंग पढ़ रखा है और आपको इतना बेसिक आइडिया होगा कि IUPAC नेमिंग में हम क्या करते हैं। IUPAC नेमिंग में हमारे पास एक वर्ड होता है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है? जो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है उसे हम पेरेंट चेन कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है जो हम क्लास 10th के बच्चे को समझाते हैं। ये मैंने आपके सामने एक बहुत ही बेसिक लेवल के डेफिनेशन का बात किया है जो हम कोई क्लास 10th के बच्चे को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट? इस डेफिनेशन को अब हम धीमे धीमे मॉडिफाई करेंगे और अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और जब तक हम इस चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे तो हमारे पास पेरेंट चेन का एक डेफिनेशन आ जाएगा जो कि हर केस में काम करेगा, ठीक है। ये हमें समझ आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक बहुत ही फाउंडेशन लेवल पे बात करूं तो बहुत ही फाउंडेशन लेवल पे हमें समझ आना चाहिए क्या कि पेरेंट चेन क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना। तो हमें एक बात पता है कि जो भी ग्रुप हमारे पास पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाता है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जो भी ग्रुप हमारे पास पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाता है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है ना, आप ऐसा कह सकते हो कि आप, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कि OBS स्टूडियो डिस्कनेक्टेड। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है सेशन में, राइट? ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे चैट सेक्शन बता देना। देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा था 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। इसमें क्या होता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक। तो हमारे पास जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? जो हमारे पास 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। कौन से सब्स्टिट्यूएंट के बारे में? जो सब्स्टिट्यूएंट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उसके बारे में हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स आइडिया देगा। सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बोला था बहुत ही एक बेसिक लेवल पे हम बात कर सकते हैं कि पेरेंट चेन क्या होगा। जो आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसे हम पेरेंट चेन बोलेंगे। जो भी ग्रुप आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट नहीं बन पाएगा उसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे, उसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ऐसा ग्रुप जो कि आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाया, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन देता है? उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। बहुत बढ़िया, ये बात हमें समझ आ गई। आगे हम बात करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में कि ये जो हमारे पास 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है ये हमें किसका आइडिया देता है। ये जो हमारे पास 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है ये हमें किसका आइडिया देता है, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो कि अगर मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास कई टाइप का हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास एसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है। क्या कहा मैंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास एसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है। अब एक बार मैं कहता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, उसमें आपके पास 3 केस हो सकते हैं। पहला केस कि आपके पास अगर एक से ज्यादा रिंग है कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो दोनों रिंग आपस में कोई भी कार्बन को कॉमन नहीं रखता। दूसरा केस, अगर आपके पास एक से ज्यादा रिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उन दोनों रिंग के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन है। और तीसरा केस, अगर आपके पास एक से ज्यादा रिंग है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उन दोनों रिंग के बीच में 2 कार्बन एटम कॉमन है।
क्या कहा मैंने आपसे कहा कि अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूंगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास बहुत सारे टाइप का हो सकता है। ये आपके पास साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, ये आपके पास एसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है। साइक्लिक कंपाउंड में हो सकता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक रिंग प्रेजेंट हो सकता है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट हो। सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं 2 रिंग के केस की बात करूँ तो 2 रिंग में हमारे पास 3 टाइप के केस पॉसिबल है कि या तो दोनों रिंग एक दूसरे से सेग्रीगेटेड हो, दोनों आपस में कोई भी कार्बन एटम को शेयर ना करता हो। जब ऐसा होगा तब हम सिंपली साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपके पास 2 रिंग है और दोनों रिंग में आपका एक कार्बन एटम कॉमन हो, मतलब दोनों रिंग आपस में एक कार्बन एटम को शेयर करता हो। इस केस में हम स्पाइरो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे 2 रिंग हो, है ना, आपके पास यहाँ पे 2 रिंग हो और दोनों रिंग के बीच में 2 कार्बन एटम कॉमन हो। कहने का मतलब क्या है, 2 रिंग आपस में 2 कार्बन एटम को शेयर करता हो। इस केस में हम स्पाइरो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको समझाया ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन हमें IUPAC नेम को पढ़ के लगना चाहिए। जब हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम को पढ़ेंगे तो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है ये क्या करता है, आप कह सकते हो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब हुआ, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हुआ कि वो जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है। मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमने बोला कि 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या करता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बारे में बात हो रहा है वो साइक्लिक कंपाउंड है या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। ये एसाइक्लिक कंपाउंड में ए और सी के बीच में स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, अब इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसाइक्लिक हुआ, अगर आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसाइक्लिक हुआ, तो अगर आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एसाइक्लिक हुआ मतलब कि उसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो नो 1 डिग्री प्रीफिक्स इज यूज्ड। इस केस में आप 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो इसमें आपके पास 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास 3 केस हो सकते हैं, ठीक है। 3 केस क्या हो सकते हैं मैं समझाता हूं। जैसे पहला केस हो सकता है यहाँ पे कि आपके पास सिंपली रिंग हो। अब वो आपके पास एक रिंग भी हो सकता है सिंपली, या फिर आपके पास सिंपली 2 रिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सभी केस में क्या है, देखो हमारे पास सिंपली रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा केस है तो यहां पे हम 1 डिग्री प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे साइक्लो वर्ड को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइक्लो। अब इसमें एक और केस हो सकता है क्या, कि अगर हमारे पास 2 रिंग है और दोनों रिंग आपस में एक कार्बन एटम को शेयर करते हैं। कहने का मतलब क्या है, दोनों रिंग के बीच में एक कार्बन एटम कॉमन है, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है उस केस में हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स स्पाइरो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसमें एक और केस क्या हो सकता है, इसमें एक और केस आपके पास हो सकता है कि दोनों रिंग आपस में 2 कार्बन एटम को शेयर करता हो। इस केस में आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल होता है, ये आपका बायसाइक्लो इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये समझ आया, बताओ। ये देखो,
हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में। ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात हो रहा है वो आपका साइक्लिक कंपाउंड है या फिर वो आपका ये साइक्लिक कंपाउंड है। देखो यहाँ पे आपके पास 3 केस है। अगर आपके पास सिंपली रिंग प्रेजेंट हो तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका साइक्लोवर्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 2 रिंग हो और दोनों रिंग के बीच में देखो एक कार्बन एटम कॉमन है, यहाँ पे क्या है, दोनों रिंग के बीच में 1 कार्बन एटम कॉमन है ना, तो 1 कार्बन इज कॉमन बिटवीन 2 रिंग्स। ऐसे केस में हम कहते हैं ये स्पाइरो कंपाउंड है। और अगर हमारे पास ऐसा है कि 2 कार्बन एटम्स आर कॉमन बिटवीन 2 रिंग्स, इस केस में हम इस्तेमाल करते हैं बाईसाइक्लोवर्ट का, ठीक है। तो ये हमें समझ आ रहा है एक बहुत ही बेसिक लेवल पे, राइट। तो हमने यहाँ पे बात कर लिया प्रीफिक्स के बारे में, जहाँ पे हमने बात कर लिया 2 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में, जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उसका आइडिया देता है। और हमने यहाँ पे बात कर लिया 1 डिग्री प्रीफिक्स के बारे में, जो कि हमारा नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आइडिया देता है कि जो हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारा साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक है, राइट। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ड रूट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ड रूट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे डालो वर्ड रूट। अब देखो वर्ड रूट हमें किसका आइडिया देता है? वर्ड रूट हमें आइडिया देता है कि हमारा जो पेरेंट चेन है, वर्ड रूट हमें आइडिया देता है कि हमारा जो पेरेंट चेन है, हमारे पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसका आइडिया हमें वर्ड रूट से मिलता है। देखो एक बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि अगर हम एकदम फाउंडेशन लेवल की बात करें तो पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा उसे हम पेरेंट चेन कह देंगे। ऐसा हमने क्लास 10th लेवल में बात कर लिया था। तो वर्ड रूट हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास पेरेंट चेन है, मतलब कि जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है वो हमारे वर्ड रूट बताता है, राइट। तो वर्ड रूट क्या बताता है हमें? आप कह सकते हो इट गिव्स अस information, it gives us information about the total number of carbon atoms, it gives us information about the total number of carbon atoms present in the parent chain, present in the parent chain of organic compound, ठीक है। अच्छा, पेरेंट चेन का मतलब क्या हुआ? अभी के लिए आप लिख लो एक बहुत ही बेसिक लेवल पे, आगे जाके इसको बहुत बार मॉडिफाई करेंगे, तो आप लिख सकते हो कि एट अ वेरी बेसिक लेवल, एट अ वेरी बेसिक लेवल जो आपके पास पेरेंट चेन होता है, बहुत ही बेसिक लेवल पे पेरेंट चेन का मतलब क्या होता है? देखो पेरेंट चेन का मतलब आपके पास हो जाएगा, आप कह सकते हो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और ऐसे ही एक बेसिक लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, तो एक बेसिक लेवल पे आपको समझ आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है। ये आपके पास होता है ग्रुप्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ, ग्रुप्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ पेरेंट चेन। जो ग्रुप हमारा पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाता है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कह देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे टेबल ही बना लेते हैं पूरा। देखो टेबल में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा,
टेबल में यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम होंगे ना। पहला कॉलम थोड़ा सा पतला होगा, दूसरा कॉलम थोड़ा मोटा होगा, अगेन थर्ड कॉलम थोड़ा पतला होगा और फोर्थ कॉलम थोड़ा मोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींच लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखो, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप लिखो पहले वाले कॉलम में नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, दूसरे वाले कॉलम में लिखो करस्पॉन्डिंग वर्ड रूट। अगेन यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ कार्बन और दूसरे वाले में लिखो करस्पॉन्डिंग वर्ड रूट। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तब आपका यहाँ पे वर्ड रूट क्या होता है, मिथ होता है। जब आपका नंबर ऑफ कार्बन 2 होता है तब यहाँ पे आपका वर्ड रूट क्या होता है, इथ होता है। जब यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कार्बन 3 होता है वर्ड रूट आपका प्रॉप होता है। नंबर ऑफ कार्बन 4 होता है आपका वर्ड रूट यहाँ पे ब्यूट होता है। नंबर ऑफ कार्बन 5 होता है आपका वर्ड रूट यहाँ पे पेंट होता है। नंबर ऑफ कार्बन 6 होता है वर्ड रूट यहाँ पे हेक्स होता है। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर ऑफ कार्बन 7 होता है वर्ड रूट यहाँ पे हेप्ट होता है। नंबर ऑफ कार्बन 8 होता है वर्ड रूट यहाँ पे ऑक्ट होता है। नंबर ऑफ कार्बन आपका 9 होता है वर्ड रूट यहाँ पे नॉन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 10 होता है वर्ड रूट यहाँ पे डेक होता है। नंबर ऑफ कार्बन 11 होता है वर्ड रूट यहाँ पे अनडेक होता है। और नंबर ऑफ कार्बन 12 होता है वर्ड रूट यहाँ पे क्या होता है, डोडेक होता है। एटलीस्ट आपको 12 तक का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। आगे हम बात करेंगे 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। राइट, अब 1 डिग्री सफिक्स हमें किस बात का आइडिया देता है? तो जो 1 डिग्री सफिक्स होता है ना, वो हमें आइडिया देता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैचुरेशन के बारे में, कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात हो रहा है वो आपके पास सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर वो आपके पास अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर वो आपके पास अनसैचुरेटेड है, ठीक है, तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखोगे, लिखो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, it gives us information about the saturation of our organic compound। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि it tells us whether our parent chain is saturated or unsaturated। Our parent chain is saturated or unsaturated। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारा पेरेंट चेन यहाँ पे सैचुरेटेड हुआ, ठीक है, अगर हमारा पेरेंट चेन यहाँ पे सैचुरेटेड हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री सफिक्स में एन का इस्तेमाल होगा। समझ रहे हो कि अगर हमारा जो पेरेंट चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर वो सैचुरेटेड है, मतलब कि उसमें सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमारा 1 डिग्री सफिक्स में एन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर वो अनसैचुरेटेड है, मतलब कि इसमें ऑल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, मतलब कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है।
उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या कि अगर हमारा डबल बॉन्ड हुआ तो हमारा 1 डिग्री सफिक्स के तौर पे क्या आएगा, इन आएगा। अगर हमारा ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हमारा 1 डिग्री सफिक्स के तौर पे क्या आएगा, आइन आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री सफिक्स होता है। अब ये जो आपका 2 डिग्री सफिक्स होता है, ये आपको किस बात का आइडिया देता है? तो देखो, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्टिविटी होगा, उसका कुछ ना कुछ बिहेवियर होगा केमिकल रिएक्शन में। हमने बात किया था बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो डिटरमाइन होता है बाय द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पार्ट आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो केमिकल बिहेवियर होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जिस पार्ट पे डिपेंड करता है उस पार्ट को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो जो हमारे पास 2 डिग्री सफिक्स होता है ना, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन about the functional group present in the organic compound। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई, राइट? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत समझने में? राइट। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आ रहा है। एक बार हम सब कुछ वापस से रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। हमारा टॉपिक था यूपीएससी नेमिंग। यहाँ पे हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हैं। मैंने आपको कहा कि आईयूपीएसी नेम में बेसिकली 5 पार्ट होता है। पहला आपका होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, दूसरा आपका होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, तीसरा आपका होता है वर्ड रूट, चौथा आपका होता है 1 डिग्री सफिक्स, पांचवा आपका होता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो लॉजिक क्या होता है कि जो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो हमें आइडिया देता है अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? जो ग्रुप आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाता है उसे मैं सब्स्टिट्यूएंट कह देता हूँ एक बेसिक लेवल पे। पेरेंट चेन क्या होता है? आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट चेन कहलाएगा। ठीक है, तो हमें 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम समझ आ गया। वो आपको सब्स्टिट्यूएंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। जो आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो आपको आइडिया देता है अबाउट द नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड ए साइक्लिक कंपाउंड है या फिर साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका वर्ड रूट होता है वो आपका आइडिया देता है अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट? और उसके बाद क्या होता है? देखो उसके बाद हमारे पास जो 1 डिग्री सफिक्स होता है, हमारा 1 डिग्री सफिक्स यहाँ पे हमें आइडिया देता है किसके बारे में? 1 डिग्री सफिक्स हमें यहाँ पे आइडिया देता है अबाउट द सैचुरेशन ऑफ आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या फिर वो अनसैचुरेटेड है, इसका आइडिया देता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो हमारे पास 2 डिग्री सफिक्स होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये सब बात हमें समझ आ गया बहुत अच्छे से। अब देखो इससे आगे की बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, हमने बात की कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। बहुत सिंपल सी बात है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट
आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट जो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर को डिसाइड करेगा, जो कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर को डिटरमाइन करेगा, उसे मैं फंक्शनल ग्रुप कह दूंगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, मतलब अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तब क्या करेंगे? समझे मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमें 2 डिग्री सफिक्स इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो पार्ट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल बिहेवियर को डिसाइड करेगा, ठीक है। और हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स को नोट डाउन भी किया था, राइट? सबको समझा था, सबके बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो प्रॉब्लम नहीं है, जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसी को कंपाउंड का मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उस केस में क्या करेंगे? उस केस में हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें क्यों फॉलो करना पड़ता है? ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम डिसाइड कर पाए किस चीज को, ताकि हम डिसाइड कर पाए कि उन सभी फंक्शनल ग्रुप में जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, उन सभी फंक्शनल ग्रुप में हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। क्या कहा मैंने? अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो प्रायोरिटी ऑर्डर हमें क्या बताता है? वो प्रायोरिटी ऑर्डर हमें बताता है कि उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन होगा। उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन होगा, वो हमें प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे समझ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, लिखो आप क्या लिखोगे कि कलर चेंज करते हैं, व्हाइट से लिखो, ठीक है, कि इफ आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इफ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, उस केस में हम क्या करते हैं? देन बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑर्डर, one of the functional group behaves as the main functional group. And all other functional group behave as substituent. क्या कहा मैंने? अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उस केस में हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से हमारा कोई एक फंक्शनल ग्रुप बिहेव करेगा एज द मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो बाकी फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे वो बिहेव करेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता क्या है, ठीक है? तो देखो, ये जो हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है? सबसे पहले आपके पास एसिड आता है, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव आता है, ठीक है।
सबसे पहले आपके पास एसिड आता है, उसके बाद आपके पास एसिड डेरिवेटिव आता है, उसके बाद आपके पास आता है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आता है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड। और फिर क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सबसे पहले आपके पास एसिड आता है, उसके बाद आपके पास एसिड डेरिवेटिव आता है, उसके बाद आपके पास फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आता है, उसके बाद आपके पास फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग डबल बॉन्ड आता है, लास्ट में आपके पास फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड आता है। ठीक है, ये आपका एक शॉर्ट एंड वर्जन है प्रायोरिटी ऑर्डर का। सबसे पहले मैं चाहूँगा आप इसको अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। एक बार आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, उसके बाद जो हमारा मोर डिटेल्ड प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, जहाँ पे हम एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं, वो मोर डिटेल्ड ऑर्डर हम थोड़ा बाद में देखेंगे। ठीक है, देखो आपको समझ आ रहा है, ये जो हमारा लेक्चर है, यहाँ पे मैं एक तरह से IUPAC नेमिंग स्टार्ट नहीं किया है। यहाँ पे मैं ना आपको IUPAC नेमिंग का एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आप IUPAC नेमिंग को समझ पाओ। ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि IUPAC नेमिंग क्यों पढ़ते हैं और वो होता कैसे है, उसमें क्या रूल्स होते हैं, वो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं। यहाँ तक का बात हमें समझ आ रहा है ना, यहाँ तक का बात हमें अच्छे से समझ आ रहा है। तो लास्ट 40 मिनट्स मैंने आपको क्या समझाया, लास्ट 40 मिनट्स में मैंने आपको एक ही चीज़ समझाया। वो क्या समझाया आपको मैं बता देता हूँ दोबारा, क्योंकि ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बेसिक पार्ट होता है, और जनरली हम इन पार्ट्स के ऊपर उतना फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये आपके अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेगा। हम ये बात कर रहे थे ना, देखो कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ IUPAC नेम के बारे में, तो IUPAC नेम में आपके पास 5 पार्ट होते हैं। IUPAC नेम में आपके पास क्या होता है, 5 पार्ट होता है। ठीक है, एक आपका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ पार्ट, एंड वहां पे आ जाएगा फिफ्थ पार्ट। अब ये 5 पार्ट कौन से होते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास आता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद आता है हमारे पास वर्ड रूट, उसके बाद हमारे पास आता है 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद हमारे पास आता है 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, ये बात आपको समझ आती है। जो आपके पास 2 डिग्री सफिक्स होता है, वो आपको किसका आइडिया देता है, वो आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया देता है। ठीक है, वो आपको फंक्शनल ग्रुप का आइडिया देता है। जो आपके पास 1 डिग्री सफिक्स होता है, वो आपको आइडिया देता है अबाउट द अनसैचुरेशन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि अगर हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस केस में हम इन का इस्तेमाल करेंगे एज 1 डिग्री सफिक्स। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस केस में हम इन का इस्तेमाल करेंगे एज 1 डिग्री सफिक्स। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उस केस में हम आइन का इस्तेमाल करेंगे एज 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वर्ड रूट की बात करता हूँ, तो वर्ड रूट हमें किसका आइडिया देता है, वर्ड रूट हमें पेरेंट चेन का आइडिया देता है।
हमने बात किया अभी इसके बारे में, वर्ड रूट हमें पेरेंट चेन का आइडिया देता है। क्या कि अगर आपके पास पेरेंट चेन में एक कार्बन है, वर्ड रूट यहाँ पे क्या आता है, मिथ आता है। अगर पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, वर्ड रूट यहाँ पे इथ आता है। पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, वर्ड रूट यहाँ पे प्रॉप आता है। पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, वर्ड रूट यहाँ पे क्या आता है, ब्यूट आता है। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, वर्ड रूट यहाँ पे क्या आता है, पेंट आता है। पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, वर्ड रूट क्या आता है, हेक्स आता है। पेरेंट चेन में 7 कार्बन है, वर्ड रूट क्या आता है, हेप्ट आता है ना। जो हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो हमें किस बारे में आइडिया देता है, वो हमें आइडिया देता है कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारा ए साइक्लिक कंपाउंड है या फिर साइक्लिक कंपाउंड है। अगर वो ए साइक्लिक कंपाउंड है 1 डिग्री प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो साइक्लिक कंपाउंड है वहां पे 3 पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल साइक्लो कंपाउंड है, या फिर वो स्पाइरो कंपाउंड है, या फिर वो बायसाइक्लो कंपाउंड है। ठीक है। और जो हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है वो हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है ब्रांच के बारे में, या फिर आप कह सकते हो रेडिकल के बारे में, या फिर आप कह सकते हो ये इंफॉर्मेशन आपको देता है लोकेंट के बारे में। लोकेंट मतलब पोजीशन। ठीक है। तो ये आपके पास एक आईयूपीएसी नेम होता है कोई भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, राइट। अब देखो लॉजिक बहुत सिंपल होता है, आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखते हो तो वो जो आईयूपीएसी नेम है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दे दे तो उस आईयूपीएसी नेम के मदद से आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओ, इतना इंफॉर्मेशन उस आईयूपीएसी नेम में होना चाहिए। क्या कहा मैंने कहा कि आईयूपीएसी नेम का पर्पस ये है कि अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम दे दे तो उस आईयूपीएसी नेम के मदद से आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाओ, इतना इंफॉर्मेशन आईयूपीएसी नेम में होना चाहिए। और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम यूनिक होता है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम यूनिक होता है। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गया। तो ये सारी हमने बेसिक बातें कर ली। आगे देखो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, आगे हम यहाँ पे बात करेंगे नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग समझ लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। देखो सब्स्टिट्यूएंट का आपके पास क्या मतलब होता है, एक बात हमें समझ आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जो भी ग्रुप आपके पास पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है उसे मैं सब्स्टिट्यूएंट कह दूंगा। ग्रुप विच इज नॉट द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, जो भी ग्रुप आपका पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है उसे मैं सब्स्टिट्यूएंट कह दूंगा। ये बात हमें समझ आ गई है ना। कोई भी ग्रुप जो हमारे पास पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा उसे मैं सब्स्टिट्यूएंट कह दूंगा। सवाल है सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है वैसे तो, लेकिन मैं ना आपको ये कॉन्सेप्ट एक शॉर्टकट एक पैटर्न के थ्रू सिखाने की कोशिश करूंगा, तो आप ना उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करना, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मानो आपके पास यहाँ पे एल्केन है, अगर आप एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा उसका नाम हो जाएगा एल्काइल। अगर आपके पास एल्कीन है, अगर आप एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट बनेगा उसका नाम हो जाएगा एल्कीनाइल। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपके पास एल्काइन है, ठीक है, अगर आप उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो
सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसका नाम हो जाएगा एल्काइनाइल। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, तो मानो आपके पास मीथेन था। जब आपने मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो यहाँ पे आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने मीथेन में से रिमूव किया हाइड्रोजन, मतलब एल्केन से आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इथेन लेते हो, अगर आपने इथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, उसके बाद आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन का एल्काइल होता है, तो इथेन का क्या हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्या करना है। अगर आपके पास यहाँ पे प्रोपेन है, अगर आपने प्रोपेन में से हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो जो आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम आपके पास हो जाएगा प्रोपाइल, क्योंकि एल्केन का क्या होता है? एल्काइल, तो प्रोपेन का क्या होगा? प्रोपाइल। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है? अभी देखो यहाँ पे हम जितना भी केस ले रहे हैं वहां पे हम क्या कर रहे हैं? वहां पे हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द टर्मिनल पोजीशन। मानो हमारे पास यहाँ पे ब्यूटेन है, अगर आप उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, तो यहाँ पे आपके पास जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम आपके पास हो जाएगा ब्यूटाइल। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है? इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसी अगर मैं आगे बात करता हूं, अगर आपके पास यहाँ पे इथीन है, अगर आप यहाँ पे क्या करोगे? अगर आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे वही टर्मिनल पोजीशन से, तो यहाँ पे जो आपके पास बनेगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा इथिनाइल। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे प्रोपीन है, तो देखो यहाँ पे आपके पास दो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन को निकालोगे, ये बात तो हमें पता है कि हर केस में हम जो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं वो टर्मिनल पोजीशन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का टर्मिनल पोजीशन है। एक हो सकता है कि आप यहाँ पे राइट साइड वाले टर्मिनल पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालो, और एक हो सकता है आप यहाँ पे क्या करो? आप यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले टर्मिनल पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालो। ठीक है, अब जहां से हाइड्रोजन को निकालोगे पेरेंट चिन्ह में लिंकेज वहीं से होगा। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर वाले केस को, तो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है? ऊपर वाले केस में जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा एल्कीन वाले पार्ट से रिमूव हुआ है। जब आपका हाइड्रोजन एल्कीन वाले पार्ट से रिमूव होता है, नाम क्या होता है? एल्कीनाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आपके पास हो जाएगा प्रोप। फिर अब देखो यहाँ पे ना एक रूल होता है कि आपको ना जब नाम लिखते हो तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड के पोजीशन को स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका नाम पूछूं तो इसका नाम होगा प्रॉप 1 इन। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका नाम प्रॉप 1 इन होगा, मुझे कैसे पता? देखो आपको यहाँ पे नंबरिंग करना होगा, और जब आप नंबरिंग करोगे तब आप डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, मतलब देखो नंबरिंग जब आप करोगे दो तरीके, एक आप कर सकते हो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग, एक आप कर सकते हो राइट टू लेफ्ट नंबरिंग। लेकिन जब आप नंबरिंग करोगे आपकी कोशिश रहेगी कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबरिंग मिले, तो आप उस साइड से नंबरिंग करोगे जहाँ पे डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबरिंग मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे राइट साइड से नंबरिंग करोगे उस केस में डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबरिंग मिलेगा, तो इसे 1 मिलेगा, इसे 2 मिलेगा, इसे 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड आपका कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 1 के बीच में प्रेजेंट है।
डबल बॉन्ड आपका कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 1 के बीच में प्रेजेंट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपका डबल बॉन्ड का नंबरिंग होगा वो 1 माना जाएगा, ठीक है। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें जिस कार्बन का नंबरिंग छोटा होता है वो आपका डबल बॉन्ड का नंबरिंग माना जाता है। तो यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड का नंबरिंग 1 माना जाएगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा prop 1 इन, क्यों, क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजिशन पे है। तो अगर आप यहाँ पे एल्कीन वाले पार्ट से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, नाम हो जाएगा एल्कीनाइल। तो prop 1 इन का क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा prop 1 इनाइल। क्या नाम हो जाएगा, prop 1 इनाइल, ठीक है। लेकिन देखो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट वाले टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे एल्केन वाले पार्ट से, आपने यहाँ पे एल्केन वाले पार्ट से, आपने यहाँ पे एल्केन वाले पार्ट से हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये मतलब हुआ ना। वापस सुनो, अगर आप यहाँ पे राइट साइड वाले टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पे एल्कीन वाले पार्ट से हाइड्रोजन को रिमूव किया, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले पार्ट से, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले पार्ट से हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो यहाँ पे आपने एल्केन वाले पार्ट से हाइड्रोजन को रिमूव किया। तो अब इस केस में इसका नाम कैसे लिखेंगे, इस केस में इसका नाम कैसे लिखेंगे, है ना, ये सोचने वाली बात है, राइट। तो इस केस में इसका नाम क्या होगा ना, देखो इस केस में इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा prop 2 इनाइल। नाम क्या हो जाएगा, prop 2 इनाइल, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या होगा, देखो उसका लॉजिक ये होगा, सुनो, देखो जब आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया राइट वाले टर्मिनल से, जब आपने हाइड्रोजन को रिमूव किया राइट वाले टर्मिनल से, तो उस केस में जो फर्स्ट नंबरिंग है वो राइट वाले टर्मिनल को मिला। लेकिन जब आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे लेफ्ट वाले टर्मिनल से तो जो फर्स्ट नंबरिंग होगा वो आपके लेफ्ट वाले टर्मिनल को मिलेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये बात समझ नहीं आया, मैं पूछूंगा क्यों, तो वो बोलेंगे आपने ही तो बताया था कि आप जब नंबरिंग करोगे आपको कोशिश करना है कि डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिले, तो अचानक से आप अपने ही बात को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहे हो। तो मैं बोलूंगा देखो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो एक आपके पास होगा पेरेंट चेन, ठीक है, और एक आपके पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होगा, राइट। तो मानो ये आपके पास पेरेंट चेन है। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ना, कि अगर मैं हाइड्रोजन को राइट वाले टर्मिनल से निकालूं तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह आपके पास ये ग्रुप काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को लेफ्ट वाले टर्मिनल से निकालूं उस केस में सब्स्टिट्यूएंट की तरह ये ग्रुप काम करेगा, ठीक है। तो लॉजिक पता है क्या होता है, मैं आपको अब असली लॉजिक समझाता हूँ कि देखो एक आपका होता है पेरेंट चेन। अब तक हमने क्या सीखा कि अगर हम फाउंडेशन की बात को माने तो हमारा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है वो हमारा पेरेंट चेन होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो भी ग्रुप हमारे पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाता है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब आपको पता है एक और रूल होता है कि सब्स्टिट्यूएंट का ना अलग से नंबरिंग करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का अलग से नंबरिंग करते हैं। और जब आप सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करते हो लॉजिक क्या होता है, जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का पेरेंट चेन से जुड़ा है उसको फर्स्ट नंबरिंग मिलना चाहिए। जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट का पेरेंट चेन से जुड़ा है उसको फर्स्ट नंबरिंग मिलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो आपका एल्कीन वाला कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है, इसको नंबरिंग 1 मिलेगा। और नीचे वाले केस में क्या होगा, आपका एल्केन वाला कार्बन पेरेंट चेन से जुड़ा है तो इसे फर्स्ट नंबरिंग मिलेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या करते हैं, जब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होता है इसका हम सेपरेट नंबरिंग करते हैं। और जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करते हैं
तो लॉजिक क्या होता है, लॉजिक बहुत सिंपल होता है कि कार्बन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन जो कि डायरेक्टली अटैच है पेरेंट चेन से, सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन डायरेक्टली अटैच है पेरेंट चेन से, तो अगर आपका कार्बन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज डायरेक्टली अटैच टू पेरेंट चेन, अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है, अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ये जो कार्बन है इसको फर्स्ट नंबरिंग दोगे। तो उस केस में क्या होगा, कार्बन इज गिवन नंबरिंग एज 1। समझ आया क्या बोला मैंने, मैंने आपसे ये कहा, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है कि जो आपका फर्स्ट केस है वहां पे आपका एल्कीन वाला कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है, तो यहाँ पे एल्कीन वाले कार्बन को 1 मिला। सेकंड केस में आपका एल्केन वाला कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच, तो उसे 1 मिला। कहने का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का जो भी कार्बन आपके पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होगा उसे हमारे पास नंबरिंग 1 मिलेगा, ठीक है। ये रूल होता है, समझ आया। तो इसीलिए क्या होगा, देखो इस केस में नाम आपका प्रोप टू इनाइल क्यों पड़ा, इस केस में नाम आपका प्रोप टू इनाइल पड़ा क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, जब इस हिसाब से नेमिंग होगा, जब इस हिसाब से नेमिंग होगा, कैसे कि देखो अगर आप यहाँ पे नंबरिंग को ऐसे रखो, अगर आप यहाँ पे नंबरिंग को ऐसे रखो तो इस केस में हमारे डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या आएगा। देखो जब हमने फर्स्ट केस की बात की थी तो वहां पे हमने बोला था डबल बॉन्ड हमारे पास सेकंड एंड फर्स्ट कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। हमने बात की थी जिस कार्बन का नंबरिंग छोटा है वो हमारे डबल बॉन्ड का नंबरिंग माना जाएगा, इसलिए हमने बात की थी कि पहले वाले केस में हमारे पास डबल बॉन्ड का नंबरिंग क्या था, 1 था। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या होगा, जो हमारा डबल बॉन्ड होगा वो हमारा कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में प्रेजेंट है, तो उस केस में हमारे डबल बॉन्ड का नंबरिंग क्या होगा, ये हमारा 2 होगा। क्यों, क्योंकि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें छोटा नंबरिंग हमारे पास 2 है, इसलिए यहाँ पे देखो नाम सेम होगा। नाम सेम क्यों होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तो एल्कीन है ना। नाम सेम क्यों हो रहा है, आप देख रहे हो नाम का फॉर्मेट सेम है, नाम का फॉर्मेट एल्किनाइल ही है, नाम का फॉर्मेट एल्किनाइल ही है। क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल एल्कीन ही आपका सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल कंपाउंड की बात करो वो तो आपके पास एल्कीन है ना, तो आफ्टर ऑल एल्कीन ही आपका सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपका जो लिंकेज साइट है वो अलग अलग है, इसीलिए आपका अलग अलग नाम आएगा सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग में, ठीक है। ये बात आपको समझ आया, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आया। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने कुछ बताया था कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे आपके टर्मिनल पोजीशन से तो नाम पड़ता है एल्काइल, एल्किन के केस में नाम पड़ता है एल्किनाइल, और एल्काइन के केस में नाम पड़ता है एल्काइनाइल, है ना। तो इसी का एक और केस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे इथाइन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो इसका नाम क्या पड़ेगा, एल्काइन के केस में सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है, एल्काइनाइल, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइनाइल, ठीक है। चलो ये बात हमें समझ आ गया बहुत अच्छे से। अब देखो यहाँ पे कुछ और बात आपको समझना पड़ेगा। क्या, एक देखो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास एल्केन है, ठीक है, अगर आपके पास एल्केन है, अगर आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो नाम आता है एल्काइल, ये आपने किया टर्मिनल पोजीशन से। अगर आप 2 हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो नाम क्या आता है, उस केस में नाम आता है एल्काइलिडीन, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली
अगर आपके पास यहाँ पे एल्कीन होता है, अगर आप उसमें एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, नाम क्या आता है? नाम आपके पास आता है एल्कीनाइल। अगर आप यहाँ पे दो हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, नाम क्या आ जाएगा? नाम आपके पास क्या आएगा बताओ? किसी को मालूम है इस केस में नाम क्या आता है? इस केस में आपके पास नाम क्या आ जाएगा? नाम आपके पास आ जाएगा एल्किनाइलिडीन, ये नाम आएगा ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके पास एल्काइन है, अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो इसका नाम आ जाएगा एल्काइनाइल। अगर आप यहाँ पे दो हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा एल्काइनाइलिडीन। ठीक है, ये आपका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको फॉलो करना है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, राइट? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट? सवाल है इसको आसान कैसे बनाए। ये हमारे पास डिफिकल्ट है, सवाल है इसे आसान कैसे बनाए। ठीक है, तो आसान कैसे बनाए इसे? देखो, इसे आसान बनाने के लिए ना हम एक सिंपल से पैटर्न का यूज कर सकते हैं। अगर इसे आसान बनाना हो तो हम सिंपल से पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो सिंपल सा पैटर्न क्या है? देखो, मैं ना आपको थोड़ा काम आसान करता हूं। देखो, इसको समझने का शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट बहुत सिंपल सा है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट को। एक बार आपने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर दिया, एक बार आपने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद क्या करना है? एक बार आपने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद आपको ऐसा मानना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है खाली आपको उसी का नाम देना है, जैसे कि मानो वो आपका एज अ इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट हो। मैं क्या कह रहा हूँ? एक बार आपने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है, और जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे तो आपको ऐसा मानना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो एज अ इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट को, उसके बाद आपको अज्यूम करना है दैट जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है इट इज प्रेजेंट एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड। ठीक है, तो आपको अज्यूम करना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है एक इंडिविजुअल कंपाउंड जैसे प्रेजेंट है। एक बार आपने ये अज्यूम कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको उसका IUPAC नेम लिखना है रूल्स के अकॉर्डिंग। एक बार आपने ये लिख लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको चेक करना है। चेक क्या करना है? एक बार आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने ऐसा अज्यूम कर लिया कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो एज अ इंडिविजुअल कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या करना है? आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है। एक बार आपने उसका IUPAC नेम लिख लिया, फिर क्या करना है? फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन के बीच में किस टाइप का लिंकेज है। तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? चेक करना है लिंकेज। चेक करना है लिंकेज किसके बीच में? आपको चेक करना है लिंकेज बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट एंड पेरेंट चेन। आपको सब्स्टिट्यूएंट एंड पेरेंट चेन के बीच का लिंकेज चेक करना है। आपको सब्स्टिट्यूएंट एंड पेरेंट चेन के बीच का लिंकेज चेक करना है। ठीक है, अगर वो लिंकेज आपके पास सिग्मा लिंकेज हो तब क्या करेंगे? अगर वो लिंकेज आपके पास पाई लिंकेज हो तब क्या करेंगे? ठीक है,
तो अगर वो आपके पास सिग्मा लिंकेज हो, अगर वो आपके पास सिग्मा लिंकेज हो, उस केस में क्या करना है? उस केस में देखो, अगर वो आपके पास सिग्मा लिंकेज है तो उस केस में अगर एल्केन होगा तो उसके लिए एल्काइल आएगा, अगर एल्कीन होगा उसके लिए एल्कीनाइल आएगा, ठीक है। और अगर एल्काइन होगा उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए एल्काइनाइल आएगा, राइट। रिमूव कर लेते हैं इसको कि अगर आपके पास यहाँ पे सिग्मा लिंकेज हो उस केस में क्या करना है? एल्केन के लिए एल्काइल, एल्कीन के लिए एल्कीनाइल, और एल्काइन के लिए क्या आएगा? एल्काइन के लिए यहाँ पे एल्काइनाइल आएगा, ठीक है। तो अगर सिग्मा लिंकेज हो आपको ये करना है, अगर पाई लिंकेज भी हो साथ में फिर क्या करना है? फिर आपको लास्ट में इडीन ऐड कर देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। आपको ये देखने में लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये जो आप प्रोसेस फॉलो करते हो इसके कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है। इसके कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल है। तो एक बार क्या करना है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है। मुझे बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मुझे कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का सब्स्टिट्यूएंट कौन है? तो हमने बात किया था कि जो भी ग्रुप हमारे पास पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बनता, जो भी ग्रुप हमारे पास पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बनता उसे मैं सब्स्टिट्यूएंट कह देता हूँ। जो भी ग्रुप मेरे पास पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बनता उसे मैं सब्स्टिट्यूएंट कह देता हूँ। एक बार आपने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद क्या करना है? एक बार आपने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको ऐसा मानना है कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है वो आपके पास एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है और आपको उसका IUPAC नेम लिखना है। एक बार आपने ये काम कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको लिंकेज चेक करना है। किस चीज़ का लिंकेज चेक करना है? आपको चेक करना है कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन के बीच में किस टाइप का लिंकेज एग्जिस्ट करता है। आपको चेक क्या करना है? आपके पास सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन के बीच में किस टाइप का लिंकेज एग्जिस्ट करता है। अगर वो सिग्मा लिंकेज है तो जैसा बता रखा है वैसा करना है। अगर वो पाई लिंकेज है तो आपको लास्ट में इडीन ऐड कर देना है। अगर वो सिग्मा लिंकेज है, क्या होगा? एल्केन का एल्काइल बन जाएगा, एल्कीन का एल्कीनाइल बन जाएगा, एल्काइन का एल्काइनाइल बनेगा। अगर वो पाई लिंकेज है, क्या करना है? लास्ट में आपको इडीन ऐड कर देना है। ऐड इडीन एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, मानो आपके पास पेरेंट चेन है, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, शॉर्टकट में पेरेंट चेन को PC से दिखाऊंगा। तो आपके पास पेरेंट चेन है और पेरेंट चेन में आपके पास ये ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो मैंने ग्रुप अलग से दिखाया है, मैं इस बात को दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपका पर्टिकुलर ग्रुप है ये आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाया। अगर ये आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाया, ऐसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, राइट। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूएंट कौन है। तो मैंने बोला देखो, ये जो हमारे पास ग्रुप है ये हमारे पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाया, इसे मैं सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा। एक बार आपने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे?
एक बार आपने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया, आप ऐसा अज्यूम करो कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है वो एज अ इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो अगर ये एज अ इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट होगा, उस केस में इसका नाम क्या होता है आपको सबको पता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो वर्ड रूट यहाँ पे इत का इस्तेमाल होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे जो आपका 1 डिग्री सफिक्स से एन आएगा, इसका नाम इथेन होगा। ठीक है, सबसे पहला काम आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया सब्स्टिट्यूएंट कौन है। सेकंड काम, वो सब्स्टिट्यूएंट अगर एज ए इंडिविजुअल कंपाउंड होता तो उसका नाम क्या होता, वो आपने लिख लिया। थर्ड काम क्या है, आपको देखना है लिंकेज, कि आपका पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में कौन सा लिंकेज है। तो देखो सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा लिंकेज है ना, तो सिग्मा लिंकेज है। जब आपके पास सिग्मा लिंकेज होगा तो क्या करना है, जब आपके पास सिग्मा लिंकेज होगा तो उस केस में क्या होता है, बात हो रखा है एल्केन का हो जाता है एल्काइल, तो इथेन का क्या हो जाएगा, इथाइल। तो ये जो आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिग्मा लिंकेज में क्या होता है, इथेन का इथाइल बनता है। चलो ये हमें समझ आ रहा है। सेकंड केस की बात करते हैं। मानो हमारे पास पेरेंट चेन है, ठीक है। अब मानो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ऊपर वाला ग्रुप भी आपके पास अवेलेबल है, ऐसा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला काम आपको सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है। मैंने कहा जी देखो ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, मुझे कैसे पता ये सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये ग्रुप आपके पास पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाया, इसका मतलब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट के कैटेगरी में आएगा, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, आपको अज्यूम करना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो आपके पास एज अ इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है। अगर ऐसा होगा इस केस में इसका नाम क्या होता, इसका नाम होता है इथेन। इस बारे में बात हो चुका है। ठीक है, अब आपको लिंकेज देखना है। देखो डबल बॉन्ड में ना दोनों लिंकेज होता है, सिग्मा लिंकेज भी होता है, साथ में पाई लिंकेज भी होता है। ठीक है, तो आपको एक बात समझ आना चाहिए क्या, कि बिकॉज ऑफ सिग्मा लिंकेज क्या होगा, बिकॉज ऑफ सिग्मा लिंकेज क्या होता है, जो हमारे पास एल्केन होता है उसका क्या बन जाता है, एल्काइल बन जाता है ना, है कि नहीं। बिकॉज ऑफ सिग्मा लिंकेज क्या होता है, एल्केन का एल्काइल बन जाता है, तो इथेन का इथाइल बन जाएगा। लेकिन उसके बाद हमारे पास पाई लिंकेज भी है, तो बिकॉज ऑफ पाई लिंकेज क्या होगा, मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास पाई लिंकेज हो आपको सब्स्टिट्यूएंट के नाम के एंड में इडीन ऐड कर देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिडीन। बहुत बढ़िया, तो ये जो आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है इसका नाम है इथाइलिडीन। समझ आ रहा है आपको अप्रोच। कुछ और केस की बात करते हैं। थर्ड केस की बात करते हैं। हमारे पास पेरेंट चेन है और इससे हमारे पास ये ग्रुप कनेक्टेड है। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट को पहचानना है। मुझे कैसे पता चलेगा सब्स्टिट्यूएंट कौन है, तो देखो आपको दिख रहा है ये जो आपका ग्रुप है ये आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये ग्रुप आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पा रहा है, इसे मैं सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा। ठीक है, एक बार आपने सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको अज्यूम करना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है। उस केस में इसका नाम क्या होगा वो आपको लिखना है। उस केस में इसका नाम हो जाएगा इथीन, है ना, क्योंकि 2 कार्बन है, इथ आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा। अब देखो आपको लिंकेज आइडेंटिफाई करना है बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट एंड पेरेंट चेन, और वो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास लिंकेज बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट एंड पेरेंट चेन कौन सा है, ये हमारे पास सिग्मा लिंकेज है। सिग्मा लिंकेज की वजह से क्या होगा, इथीन का क्या बन जाएगा, एल्कीन का बनता है एल्कीनाइल, इथीन का बनेगा एथिनाइल, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल। फोर्थ केस की बात करते हैं। पेरेंट चेन आपके पास है, यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप है डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसा कुछ आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना। मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सा ग्रुप काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का, जो ग्रुप आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा वो काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का, मतलब कि
ये आपका बिहेव करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टेप, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है। उस केस में इसका नाम क्या होता है? इथीन होता। अब आपको लिंकेज देखना है, आपका कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट एंड पेरेंट चेन। तो मुझे दिख रहा है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि सिग्मा लिंकेज भी है, पाई लिंकेज भी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा सिग्मा लिंकेज का, तो बिकॉज ऑफ सिग्मा लिंकेज क्या होगा, हमारे पास एल्कीन का नाम किस में कन्वर्ट होता है? एल्किनाइल में। तो इथीन का किस में हो जाएगा? इथीनाइल में। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पाई लिंकेज की वजह से क्या होगा, लास्ट में आपको इडीन ऐड करना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीनाइलिटीन। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कंपैरेटिवली काफ़ी आसान अप्रोच है इसमें। तो इसका नाम हो जाएगा इथीनाइलिटीन। ठीक है, नंबर 5 की बात करते हैं। मानो ये पेरेंट चेन है और यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ है, CH डबल बॉन्ड CH है ना, और यहाँ पे CH3। तब नाम क्या लिखेंगे, है ना? आप एक बार खुद से भी कोशिश करो, तब तक एक बार मैं चैट को गो थ्रू कर लेता हूँ, किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही अंडरस्टैंडिंग वगैरह में, है ना? देखो आज के लेक्चर में हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया IUPAC नेमिंग का, एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉपर अपना IUPAC नेमिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात हमें समझ आ रही है। ओके, तो देखो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है? सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। किसे? आपको ना सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है, राइट? आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना है। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट का? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, जो ग्रुप आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा दैट विल बिहेव एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जो ग्रुप आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होगा दैट विल बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है? उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि ये जो आपका ग्रुप है एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो वो मान लिया हमने। अब देखो यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट है। जब आप ऐसा मानोगे ना कि ग्रुप एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो आप नंबरिंग अपने मन से नहीं मान सकते। मैंने आपको बोला था सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होगा उसी का नंबरिंग 1 होगा। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क है। जब आप यहाँ पे इसका IUPAC नेम लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखने के लिए, जब आप इसका IUPAC नेम लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखने के लिए, तो यहाँ पे आपको नंबरिंग IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं करना है, ये पेरेंट चेन से कौन सा कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड है उसके अकॉर्डिंग करना है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब इसका नाम क्या होगा? बेस्ड ऑन दिस नंबरिंग इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा? प्रॉप आएगा, राइट? उसके बाद देखो आपके पास डबल बॉन्ड है तो इन आएगा। आपको डबल बॉन्ड का पोजीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड आपका कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में है। तो यहाँ पे जिन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसमें जिस कार्बन का नंबरिंग छोटा होता है वो आपके डबल बॉन्ड का नंबरिंग कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड का नंबरिंग 1 कंसिडर किया जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रॉप 1 इन। ठीक है, उसके बाद आपको लिंकेज को आइडेंटिफाई करना है। ये आपका सिग्मा लिंकेज है। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा लिंकेज है, क्या होगा? एल्कीन का क्या बनता है? ये आपका बनता है एल्कीनाइल, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रॉप 1 इनाइल। ठीक है, ये बात हमें समझ आ रहा है? देखो अगर मैं यहाँ पे
सिक्स्थ केस की बात करता हूँ, नेक्स्ट पेज में ऐड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास पेरेंट चेन है, उसके बाद आपके पास क्या है, देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहला स्टेप आपको आइडेंटिफाई करना है सब्स्टिट्यूएंट को कैसे करेंगे। जो ग्रुप आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना उसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, मतलब कि ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गया अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे क्या होगा आपके पास, आगे यहाँ पे आपको क्या करना है, आगे यहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि ये एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट होगा। उस केस में नाम क्या पड़ेगा, उस केस में यहाँ पे नाम क्या पड़ेगा, देखो 3 कार्बन प्रॉप आएगा, है ना। लेकिन एक चीज देखो, वही लॉजिक कि जब आप यहाँ पे नंबरिंग ढूंढोगे नाम के लिए, तो नंबरिंग कैसे होगा कि सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है उसको 1 देना पड़ेगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, आप समझ पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे IUPAC के रूल्स के अकॉर्डिंग नंबरिंग की बात करूँ, तो अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल्स, IUPAC का रूल क्या बोलेगा कि डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। उस लॉजिक से नंबरिंग हम यहाँ पे राइट से चालू करेंगे, लेकिन वो चीज़ फॉलो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के केस में अलग लॉजिक है। देखो ये मैं बार बार सब्स्टिट्यूएंट वर्ड पे थोड़ा एम्फेसिस डाल रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट में क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूएंट में ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है उसी को नंबरिंग 1 देना पड़ता है, ऐसा कंपलसरी है, ठीक है। तो इसी को 1 मिलेगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो आपको दिख रहा है पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, प्रॉप आएगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड आपका कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड का पोजीशन आपका 2 हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा प्रॉप 2 इन, ठीक है। अब देखो लिंकेज यहाँ पे क्या है, लिंकेज यहाँ पे आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, तो एल्कीन का क्या बनता है, एल्कीनाइल, तो इसका भी क्या बन जाएगा, प्रॉप 2 इनाइल, ठीक है। जैसे देखो अब इसी में और एडवांस केस होते हैं, सब आप हैंडल कर लोगे। जैसे कि मानो आपके पास यहाँ पे पेरेंट चेन है, ठीक है, और कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहला स्टेप आपको सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो ग्रुप आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना उसे मैं सब्स्टिट्यूएंट बोल दूंगा, ठीक है। ये बात हमें समझ आ रही है। अब देखो इसके बाद क्या आपको अज्यूम करना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होता। अब देखो जब इसका नाम लिखोगे लॉजिक वही है कि सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग फिक्स होता है, जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होगा उसे 1 देना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम आपके पास होता, क्या नाम होता, क्योंकि पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, प्रॉप आता, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 होता है, इसका नाम प्रॉप 2 इन आता। आगे देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो जो आपका लिंकेज है वो डबल बॉन्ड से है ना, लिंकेज बिटवीन द पेरेंट चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट किससे, डबल बॉन्ड से। लिंकेज बिटवीन द पेरेंट चेन एंड सब्स्टिट्यूएंट किससे, डबल बॉन्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंकेज सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो बिकॉज ऑफ सिग्मा लिंकेज क्या होगा, आपके एल्कीन का क्या बन जाएगा, एल्कीनाइल बन जाएगा, तो ये आ जाएगा प्रॉप 2 इनाइल। एंड बिकॉज ऑफ पाई लिंकेज क्या होगा, लास्ट में आप एडीन ऐड करोगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप 2 इनाइलिडीन। समझ गए लॉजिक, ठीक है। ऐसे ही देखो अगर ऐसा कुछ होता है, नंबर 8 की बात करते हैं, ये आपका पेरेंट चेन होता, ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होता, देखो आपके पास यहाँ पे ऐसा होता कि आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन होता, देन यहाँ पे डबल बॉन्ड CH होता, देन CH3 होता, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, कुछ नहीं, देखो वही लॉजिक, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट को पहचानना पड़ेगा। तो मैं सब्स्टिट्यूएंट को कैसे पहचानूंगा, राइट,
मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कैसे पहचानूंगा, तो जो भी ग्रुप हमारे पास पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाएगा उसे मैं सब्स्टिट्यूएंट बोल दूंगा। ठीक है, जैसे ये जो आपका ग्रुप है ये आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन पाया, इसे मैं सब्स्टिट्यूएंट बोल दूंगा। उसके बाद आपको अज्यूम करना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, वो एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब देखो नंबरिंग ना आपको पता है कैसे देना है कि जो कार्बन आपका पेरेंट चेन से अटैच है उसी को 1 देना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो पेरेंट चेन में 3 कार्बन प्रॉप आएगा और देखो आपके पास डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या होगा। डबल बॉन्ड आपका जिन दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड आपका जिन दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट है उसमें एक कार्बन का नंबरिंग 1 है और दूसरे कार्बन का नंबरिंग 2 है ना। तो जो कार्बन का नंबरिंग छोटा होता है वो आपके डबल बॉन्ड का नंबरिंग माना जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रॉप 1 इन आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे आपको लिंकेज को आइडेंटिफाई करना है। आपको दिख रहा है जो आपका लिंकेज है बिटवीन द सब्स्टिट्यूएंट एंड पेरेंट चेन वो आपका डबल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा लिंकेज भी है, पाई लिंकेज भी है। तो बिकॉज ऑफ द सिग्मा लिंकेज यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन का बन जाता है एल्कीनाइल, तो इसका बन जाएगा प्रॉप 1 इनाइल। एंड बिकॉज ऑफ द पाई लिंकेज क्या होगा, लास्ट में आप एडीन ऐड कर दोगे तो नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप 1 इनाइल एडीन। ठीक है, जैसे नंबर 9 की बात कर लेते हैं इसी में। ठीक है, नंबर 9 की बात करते हैं। आपके पास पेरेंट चेन है और पेरेंट चेन से यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट को पहचानना है। आपको समझ आ गया ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद आपको अज्यूम करना है जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है 1 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग को साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। और देखो 3 कार्बन तो क्या होगा, वर्ड रूट में आपके पास प्रॉप आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे सिग्मा लिंकेज है तो आपको दिख रहा है ये आपका साइक्लो एल्केन टाइप का है। तो एल्केन का क्या होता है, एल्काइल बनता है ना जब सिग्मा लिंकेज होता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका नाम साइक्लो प्रोपेन का क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, मानो कुछ ऐसा है। आपके पास पेरेंट चेन है, डबल बॉन्ड है, 3 मेंबर रिंग है। तब क्या करेंगे, वही लॉजिक। सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट को पहचानना पड़ेगा। जो ग्रुप आपके पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बनता है सब्स्टिट्यूएंट बोल देंगे। अब यहाँ पे आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है एज एन इंडिविजुअल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आपके पास हो जाएगा क्या, इसका नाम आपके पास हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, है ना, बात हो चुका है। क्योंकि देखो क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो मुझे यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, प्रॉप वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है, इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे आपके पास सिग्मा लिंकेज भी है, पाई लिंकेज भी है। तो बिकॉज ऑफ द सिग्मा लिंकेज, बिकॉज ऑफ द सिग्मा लिंकेज क्या होगा, बिकॉज ऑफ द सिग्मा लिंकेज क्या होगा यहाँ पे बताओ। यहाँ पे आपके पास जो एल्केन है वो बन जाएगा एल्काइल। ठीक है, तो यहाँ पे नाम क्या पड़ जाएगा, साइक्लो प्रोपाइल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पाई लिंकेज भी है लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, इडीन। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, साइक्लो प्रोपाइलिटीन। ठीक है, साइक्लो प्रोपाइल इटीन। समझ आ गया आपको।
ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, राइट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और बातों को समझने का कोशिश करते हैं। इसमें हम कुछ और बातों को समझने का कोशिश करते हैं। क्या समझने का कोशिश करते हैं, राइट। देखो, जैसे कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के जगह पे, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के जगह पे हैलोजन हो तो क्या करोगे? अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के जगह पे हैलोजन होगा, उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे? ये बात हमें समझना पड़ेगा, राइट। ठीक है, होपफुली यहाँ तक का बात आपको समझ आ रहा होगा। मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस बेसिक पार्ट के ऊपर ताकि आपको चीज़ें समझ आए और आपके एक अच्छा अप्रोच डेवलप हो जाए, राइट। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ बात करता हूँ सम अदर सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, सम अदर सब्स्टिट्यूएंट में क्या आएगा, देखो जैसे कि मानो आपके पास कभी भी क्लोरीन बिहेव करता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या इस्तेमाल होगा? इसका नाम इस्तेमाल होगा क्लोरो। अगर कभी भी आपका ब्रोमीन बिहेव करता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, नाम इस्तेमाल क्या होगा? ब्रोमो। अगर कभी भी क्लोरीन बिहेव करता है एज सब्स्टिट्यूएंट, नाम इस्तेमाल क्या होगा? क्लोरो। अगर कभी भी आयोडीन बिहेव करता है एज सब्स्टिट्यूएंट, नाम इस्तेमाल क्या होगा? आइडो। अगर कभी भी NO2 ग्रुप बिहेव करता है सब्स्टिट्यूएंट, नाम इस्तेमाल क्या होगा? नाइट्रो। ठीक है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। इसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो कुछ ना मैं आपको और चीज़ सिखाना चाहूँगा, कुछ मैं आपको और चीज़ सिखाना चाहूँगा जो वैसे तो बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट में नहीं आते, एक तरह से कॉमन नेम की कहानी हो गई। उसको ना इसी पेज पे दिखा लेते हैं। हाँ, कैसे कि यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो और लिखो कॉमन नेम। ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम बता देता हूँ अभी के लिए। आप ना एक पैटर्न को पकड़ लेना, जो मैं आपको पैटर्न सिखाने की कोशिश करूँगा, बहुत ध्यान से देखना। मैं ना आपके सामने क्या कह रहा हूँ कि आपके पास y है, लिंकेज यहाँ से है। एक काम करता हूँ, लिंकेज को ना मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पास y है, लिंकेज यहाँ से है। फिर आपके पास एक केस में y है, यहाँ CH2 है, उसके बाद लिंकेज यहाँ से है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, y में आपने यहाँ पे एक बॉन्ड और जोड़ दिया, ठीक है। फिर लिंकेज यहाँ से है और ये जो ऊपर वाला है इसी को आपने वापस बनाया और यहाँ पे CH2 लगा दिया। फिर लिंकेज यहाँ से है, राइट। और मैं लिंकेज को रेड से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो जब आपके पास ऐसा होता है ना कि y है, लिंकेज नीचे से है, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम आपके पास आइसोप्रोपाइल होता है, ठीक है, कॉमन नेम। अगर ऐसा होता है y है, उसके बाद CH2 है, लिंकेज नीचे से, नाम क्या होता है? नाम इसका आइसोब्यूटाइल हो जाता है। अगर ऐसा होता है कि त्रिशूल जैसा है, लिंकेज नीचे से, तब नाम क्या होता है? तब इसका नाम हो जाता है टर्ट ब्यूटाइल। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे त्रिशूल के नीचे CH2 आ गया और लिंकेज नीचे से, तब इसका नाम क्या होता है? नियोपेंटाइल। ये आपको एक बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक वाला पार्ट है जो मैंने आपको करा दिया, राइट। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना,
नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ पे प्रॉपर चालू करेंगे हमारा पहला टॉपिक, जो हमारा होगा IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, उसके बाद हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर से आपका प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया, इस तरह से आप मान सकते हो। आज के लेक्चर में मैंने IUPAC से रिलेटेड काफ़ी सारी बेसिक बातें बताई। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।